इनफाइनाइट इंडिया द भारतीय वे, जल्द ही सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने निधन पर जताया शोक। कहा, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी आशा भोसले के गीत। कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में विशाल विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, टीएमसी ने मां माटी और मानुष से किया विश्वासघात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर लिखा पत्र। लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर मांगा समर्थन। 16 अप्रैल से संसद में होनी है विशेष चर्चा। बिहार में नया मुख्यमंत्री चुनने की कवायद तेज। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया, 13 अप्रैल के बाद शुरू होगा नई सरकार गठन की प्रक्रिया। बिहार बीजेपी विधायक दल नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक। और पश्चिम एशिया में शांति को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बेनतीजा रही बातचीत। जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका ने दिया था अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव। ईरान ने कहा, 2 अहम मुद्दों पर मतभेद के चलते नहीं बन पाई सहमति। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी राज्य से जुड़ी खबरों पर, यानी सबसे पहले बात जनादेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली को संबोधित किया। कावाखाली में विशाल परिवर्तन संकल्प रैली में पीएम मोदी ने दार्जिलिंग हिल्स और जलपाईगुड़ी जिलों के 13 भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट मांगे। पीएम मोदी की रैली का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में भाजपा के समर्थन को मजबूत करना है, जहां पार्टी अपनी पैंठ गहरी करने और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बंगाल में टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ, सबका विकास और टीएमसी के लूटे हुए का पूरा पूरा हिसाब। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ, सबका विकास और टीएमसी के लूटेरों का पूरा पूरा हिसाब। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आने पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने मां, माटी और मानुष से विश्वासघात किया है। बंगाल की हर बहन बेटी को एक गारंटी दी है। रेप केस हो, अन्य अत्याचार हो, बीजेपी सरकार हर केस में न्याय दिलाकर रहेगा। हमारी बहनों बेटियों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए हर ब्लॉक में महिला थाने, महिला सहायता डेस्क बनाने की योजना है। बंगाल पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती हो, ये काम भी बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, टीएमसी ने
मां, माटी, मानुष तीनों से विश्वासघात किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल की शाम को तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद करने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि मुझे अपने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया और राज्य के लिए एनडीए के विकास के विजन के बारे में विस्तार से बताया है। 13 तारीख की शाम को मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के दौरान मैं अपने मेहनती कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सत्तूर में एनडीए उम्मीदवार और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैना नागेंद्रन के समर्थन में भव्य रोड शो किया। रोड शो के दौरान नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और यहां मिलकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि देश की सबसे भ्रष्ट डीएमके सरकार को यह एनडीए गठबंधन जरूर उखाड़ फेंकेगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के तमिलनाडु बनाम दिल्ली वाले बयान पर नितिन नवीन ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, यह भ्रष्टाचार बनाम गुड गवर्नेंस का चुनाव है। मुझे लगता है नारायण जिस प्रकार से पूरी एनडीए इंटैक्ट होकर यहाँ चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से डीएमके के करप्ट सरकार को, देश की सबसे करप्ट गवर्नमेंट को एनडीए की ये कंबाइंड अलायंस पूरी तरह से उखाड़ फेंकेगी और अपने नारायण निश्चित रूप से बड़े जीत से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। ये पूरी तरह से करप्शन वर्सेज सुशासन का चुनाव है। करप्शन के साथ डीएमके खड़ी है और एनडीए सुशासन एंड गुड गवर्नेंस के लिए खड़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और इसके जल्द क्रियान्वयन की अपील की है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से संसद में इस ऐतिहासिक विषय पर विशेष चर्चा होगी, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने पत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना समय की मांग है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए प्रधानमंत्री ने सभी दलों से एकजुट होकर इस ऐतिहासिक कदम को सफल बनाने के लिए समर्थन की अपील की है। उन्होंने इसे देश की 140 करोड़ जनता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। 16, 17 और 18 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जल्द क्रियान्वयन को लेकर होने वाली चर्चा के लिए भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। इस 3 लाइन के व्हिप में सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि सख्ती से इस व्हिप का पालन किया जाए। सांसदों को निर्देश दिया गया है कि इन 3 दिन में सदन में सांसदों की लगातार उपस्थिति बनी रहे। संसद में महिला आरक्षण को लेकर संवैधानिक संशोधन बिल इन 3 दिन में सदन में लाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पार्टी ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति बिहार में विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से की गई है। बात मध्य प्रदेश की, जहां रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि मेले के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल वितरित की। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है। उन्होंने समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति से आह्वान किया कि वे दिव्यांग भाई बहनों को सहयोग और संबल प्रदान करें, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।
ये जरूरतमंद और दरिद्र है वही अपने भगवान है और उन्हीं की सेवा भगवान की पूजा है। इसलिए मोटराइज साइकिल का आज मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भेंट की है अपने दिव्यांग भाइयों और बहनों को, ताकि उनकी जिंदगी आसान बने और उनकी सेवा करके हम धन्य हुए। 14 से 16 अप्रैल तक नई दिल्ली के नौसेना भवन में भारतीय नौसेना का अहम कमांडर सम्मेलन होने जा रहा है। नौसेना के शीर्ष अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय हालात, खासकर पश्चिमी एशिया के तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहेगा। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े समुद्री मार्गों की सुरक्षा और हिंद महासागर में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर गहन चर्चा होगी। ब्लू वाटर क्षमताओं के विस्तार, ऑपरेशनल तैयारियां, आधुनिक तकनीक, एआई और बिना चालक वाले सिस्टम के इस्तेमाल पर भी जोर रहेगा। साथ ही स्वदेशीकरण और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ाने की रणनीति बनेगी। इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, संयुक्त ऑपरेशन और तेज प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा। सशस्त्र बलों के समन्वयन को नई दिशा देने वाला यह मंच भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपको बता दें, प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले का आज निधन हो गया। उनके बेटे आनंद भोसले ने उनके निधन की जानकारी देते हुए कहा कि कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कल शाम को उन्हें सीने में इन्फेक्शन और कमजोरी की शिकायत के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। संगीत की दुनिया में आशा भोसले बड़ा नाम थी। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तो मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले जिनका आज निधन हुआ। और आपको बता दें, इस दौरान अगर देखा जाए तो उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आशा भोसले जी के निधन से संगीत जगत में एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया है। एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में उनके शानदार करियर ने भारत में संगीत के एक युग को परिभाषित किया है। मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से हुई मुलाकातों की सुखद यादें हैं। उन्होंने एक कलाकार और एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को अपने तरीके से जिया। अपनी मधुर और सदाबहार आवाज़ से उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनका संगीत अमर रहेगा। उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि महान गायिका आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आशा जी की बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें विभिन्न विधाओं में सहजता से गायन करने की क्षमता प्रदान की।
उन्होंने भावपूर्ण गज़लों और पारंपरिक भजनों में महारत हासिल की और भारतीय संगीत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी बेमिसाल आवाज़ और संगीत में विरासत लाखों दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाज़ों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। दशकों तक फैले उनके असाधारण संगीतमय सफ़र ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या जीवंत रचनाएं, उनकी आवाज़ में एक शाश्वत चमक थी। उनके साथ बिताए पलों को मैं हमेशा सजो कर रखूँगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं वे पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। भारत की सुर सामग्री आशा भोसले के निधन ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। उनके जाने से संगीत जगत में एक ऐसी रिक्तता उत्पन्न हुई है जिसे भर पाना लगभग असंभव है। हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं में गाए गए उनके गीतों ने उन्हें एक वैश्विक पहचान दिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि भारत की सुर सामग्री आशा भोसले जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने हजारों फिल्मों एवं संगीत एल्बम्स में अपनी आवाज़ दी। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। आशा भोसले जी का निधन संगीत और जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मशहूर सिंगर आशा भोसले का पता ने आज 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरी माताजी का आज निधन हो गया है और लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के कांसा ग्रांडे में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आनंद भोसले ने बताया कि आशा भोसले का अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कांसा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा भोसले के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वे भारत के रत्नों में से एक थीं। अपने गानों से उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका परिवार इस अपूर्णीय क्षति को सहन कर सके। Extremely distressing. She was one of the jewels of India with her rendition of songs. She promoted art and culture. She was very close to Prime Minister Narendra Modi ji also, who held her in very high regard. The sisters, Lata Didi, Usha ji and of course Asha Bhosle ji have made the nation proud with their achievements and their service to art and culture. We will miss her. I pray for her. साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि पिछले कई सालों से आशा भोसले और मेरा बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। उनका जाना उनके परिवार और देश के लिए बहुत बड़ा झटका है। भगवान उनके परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत दे। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए
और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आशा भोसले के निधन पर दुख व्यक्त किया। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। तो आशा भोसले के निधन पर आपको बता दें, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आशा भोसले का भारतीय सिनेमा की अगर बात की जाए तो इसमें अतुलनीय योगदान रहा है और आशा भोसले के साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं और हर जनरेशन को, आज हम जेनजी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहां पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते, तो उनको मिस किया जाएगा। तो आशा ताई यानी आशा भोसले जो हैं, उन्होंने 92 साल की आयु में अपनी अंतिम सांस ली और उनका किस तरह का सफ़र रहा, आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। किस तरीके से आपको बता दें, 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में उनका जन्म हुआ और इसके साथ साथ उनके करियर की बात करें तो 1943 में पहली मराठी फिल्म माझा बाल से उनके करियर की शुरुआत हुई। साथ ही 1960 और 70 का दशक उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। संगीतकार ओपी नैयर के साथ उन्होंने सुपरहिट गाने गाए। आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने इतिहास रचा। कैबरे, गज़ल, पॉप, शास्त्रीय, हर शैली संगीत की वो जिसमें उनकी महारत हासिल थी और आशा ताई ने 20 से ज़्यादा भाषाओं में करीब 12,000 से अधिक गाने भी गाए। कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सर्ट्स उनके रहे। साथ ही इसके साथ साथ ग्रैमी अवार्ड्स में भी उनका नामांकन हुआ। वर्ष 2000 की अगर बात करें तो 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जो उनका सफ़र रहा, 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किया। आशा ताई, जिनको 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, भारत के आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है। फाइनल में आयुष शेट्टी को चीन की शी यूकी ने 21-8, 21-19 से हराया। इस प्रतियोगिता में 20 वर्षीय आयुष शेट्टी का प्रदर्शन शानदार रहा और फाइनल तक के सफर में आयुष ने कई दिग्गजों को मात दी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में एकल वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाले आयुष दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।